नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों को, आपके अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। विद्यार्थियों, किसी कारणवश आप तक वीडियो में पहुंचा नहीं पाया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन आज मैं फिर से नए टॉपिक और नई ऊर्जा के साथ नया टॉपिक लेके आया हूं, परमाणु। तो परमाणु पढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी लाइन बता दूं कि यदि आप असफल होते हैं तो आप तक की असफलता पर लोग हंसते हैं। दोस्तों, यदि आप असफल होते हैं तो आपकी असफलता पर लोग हंसते हैं, लेकिन जिस दिन आप सफल हो जाओगे, दोस्तों यदि आप जिस दिन सफल हो जाओगे उस दिन आपकी सफलता और आपकी खुद की नकल वही लोग करेंगे जो हंसे थे। आपकी असफलता पर जो लोग हंसे थे वही लोग जिस दिन आप सफल हो जाओगे उस दिन उसी सफलता पर और आपकी खुद की दोनों की वही लोग नकल करेंगे जो लोग आपकी असफलता पर हंसे। थैंक यू। यदि मेरी ये बात आपको पसंद आई हो तो लाइक करें। और फिर से मैं टॉपिक लेके आया हूँ परमाणु। तो आज हम उस टॉपिक को पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। परमाणु क्या चीज़ है, कैसे परमाणु को डिफाइन किया गया है, परमाणु की संरचना कैसी है, आदि सभी प्रकार के यहाँ हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, हमारा टॉपिक है परमाणु। टॉपिक का नाम है परमाणु, जिसको हम बोलते हैं एटम। देखिए विद्यार्थियों, एटम क्या चीज़ है। तो देखिए, एटम शब्द, जैसा कि आप सभी को पता है कि परमाणु को अभी अभी हमने अंग्रेजी में एक शब्द लिया है और वो शब्द लिया है हमने एटम। तो परमाणु को हमने अंग्रेजी में क्या कहा है, एटम कहा है। तो देखिए विद्यार्थियों, ये जो एटम शब्द है, ये एटम शब्द एक लैटिन भाषा के, हमारी भाषा है यहाँ लैटिन भाषा, इस लैटिन भाषा के एटोमियो शब्द से लिया है। ये जो विद्यार्थियों, ये जो एटम शब्द है वो लैटिन भाषा के एटोमियो शब्द से लिया गया है। जी, इस एटोमियो शब्द का जो अर्थ है, ये एटोमियो शब्द का अर्थ है अविभाज्य कण। एटोमियो शब्द का यहाँ अर्थ क्या है, अविभाज्य कण। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये जो परमाणु है, ये परमाणु एक अविभाज्य कण है। ये जो परमाणु है, यहाँ हमने शब्द का थोड़ा सा अर्थ निकाला, गहराई में जाकर के देखा हमने कि अंग्रेजी में एटम शब्द कह रहे हैं, तो ये एटम शब्द आया कहाँ से। तो ये जो एटम शब्द है वो लैटिन भाषा के एटोमियो शब्द से आया है और इस एटोमियो शब्द का अर्थ होता है अविभाज्य कण। अब आगे देखो, थोड़ा सा हम यहाँ परमाणु की परिभाषा देखें तो एटोमियो शब्द से ही हमने कह दिया कि परमाणु अविभाज्य कण। अर्थात हम यहाँ परिभाषा लिख सकते हैं कि पदार्थ की वह सूक्ष्मतम इकाई, पदार्थ की वह सूक्ष्मतम इकाई, छोटी से छोटी इकाई जिसको हम आगे विभाजित नहीं कर सकते, जिसको आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। पदार्थ की वह सूक्ष्मतम से सूक्ष्म इकाई जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, और इस इकाई को ही हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। पदार्थ की वह सूक्ष्म इकाई जिसे हम आगे विभाजित नहीं कर सकते या जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, वो इकाई क्या कहलाती है, परमाणु कहलाती है। ठीक है। अब आगे देखिए, आगे यहाँ देखो, देखते हैं कि परिभाषा पढ़ ली है तो परमाणु के खोज के बारे में देखते हैं कि परमाणु की खोज किसने की। तो देखिए विद्यार्थियों, कई लोग ये कहते हैं कि परमाणु की खोज महर्षि कणाद ने की थी। कई लोग ये कहते हैं कि नहीं साहब, महर्षि कणाद ने नहीं की।
तो फिर किसने की? तो लोग कहते हैं कि जॉन डाल्टन ने की। तो देखिए आज हम उसी कन्फ्यूज को दूर कर रहे हैं। हालांकि महर्षि कणाद ने भी यहाँ परमाणु की खोज की थी और महर्षि कणाद को भी परमाणु की खोजकर्ता के नाम से जाना जाता है, लेकिन वो कहाँ जाना जाता है, कैसे जाना जाता है? जॉन डाल्टन को भी परमाणु की खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है, लेकिन कहाँ जाना जा रहा है, कैसे जाना जा रहा है, उसके बारे में यहाँ देखते हैं। तो देखिए भाई, यहाँ आ रही है बात महर्षि कणाद की कि महर्षि कणाद को कैसे परमाणु के खोजकर्ता के रूप में जाना जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है कि महर्षि कणाद को परमाणु के खोजकर्ता हैं, या महर्षि कणाद को परमाणु की खोजकर्ता का जनक माना जाता है? क्यों कहा जा रहा है? तो भारतीय दर्शन के अनुसार, यहाँ देखो वो कंफ्यूज दूर कर लेना, भारतीय दर्शन के अनुसार, भारतीय दर्शन के अनुसार, यहाँ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार जो कंपटीशन एग्जाम्स हैं उनमें भी पूछ लिया गया है और आगे भी पूछा जा सकता है कि भारतीय दर्शन के अनुसार परमाणु की खोजकर्ता कौन है। तो भाई भारतीय दर्शन के अनुसार परमाणु के जो खोजकर्ता हैं वो खोजकर्ता हैं महर्षि कणाद। याद रखना, भारतीय दर्शन के अनुसार परमाणु के खोजकर्ता किसे कहा जा रहा है? महर्षि कणाद को कहा जा रहा है। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना, और इसी कारण यहाँ महर्षि कणाद को परमाणु के खोजकर्ता के नाम से जाना जाता है। लेकिन कहाँ जाना जाता है? केवल और केवल भारतीय दर्शन में जाना जाता है, या भारतीय दर्शन के अनुसार महर्षि कणाद को परमाणु के खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब बात आती है जॉन डाल्टन की, कि जॉन डाल्टन को यहाँ वास्तविक रूप से परमाणु के खोजकर्ता कहा जाता है। जो जॉन डाल्टन है, इस जॉन डाल्टन को ही परमाणु के खोजकर्ता के नाम से जाना जाता है। यहाँ अब मेरे हिसाब से कंफ्यूज आपका दूर हो जाना चाहिए कि महर्षि कणाद को भारतीय दर्शन के अनुसार परमाणु के खोजकर्ता माना जाता है, जबकि जॉन डाल्टन को वास्तविक रूप से परमाणु के खोजकर्ता के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? उसका कारण ये है कि सर्वप्रथम जॉन डाल्टन ने ही यहाँ पर परमाणु सिद्धांत दिया था, या अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था। परमाणु मॉडल क्या किया था? प्रस्तुत किया था। इसी कारण जॉन डाल्टन को परमाणु के खोजकर्ता माना जाता है। ठीक है स्टूडेंट, ये तो मेरे हिसाब से ये जो आपका कंफ्यूज था परमाणु के खोजकर्ता वाला, वो दूर हो गया होगा कि जॉन डाल्टन को परमाणु के खोजकर्ता क्यों माना जाता है और महर्षि कणाद को कैसे माना जा रहा है। तो भारतीय दर्शन के अनुसार यदि क्वेश्चन आ जाए तो भारतीय दर्शन के अनुसार तो महर्षि कणाद को माना जाता है, जबकि वास्तविक रूप से परमाणु के खोजकर्ता किसको माना जा रहा है? जॉन डाल्टन को माना जा रहा है। अब आगे देखिए, अब यहाँ नया टॉपिक लेते हैं और नया टॉपिक है हमारा परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना। देखिए भाई, परमाणु की संरचना, और परमाणु की संरचना में सबसे पहली बात आती है कि परमाणु का जो आकार होता है, ये आकार कैसा होता है। विद्यार्थियों, यहाँ सबसे पहला टॉपिक है हमारा परमाणु के आकार की बात कर रहे हैं। तो संरचना में सबसे पहले आकार की बात करते हैं। तो परमाणु का जो आकार होता है, ये परमाणु का आकार होता है गोलाकार, अर्थात परमाणु गोल होता है। तो यहाँ मैं आपको ये संरचना बना करके बता दी है कि ये परमाणु का आकार जो होता है वो क्या होता है? गोल होता है। उसके बाद में दूसरा टॉपिक देखिए, परमाणु गोल होता है तो इसके मध्य में, अर्थात यहाँ किसके मध्य में? तो परमाणु के मध्य में, परमाणु के मध्य में क्या पाया जाता है भाई? तो परमाणु के मध्य में नाभिक पाया जाता है। परमाणु के मध्य में क्या पाया जाता है? नाभिक पाया जाता है।
परमाणु का आकार गोल होता है और उसके मध्य के अंदर, यहाँ मध्य में क्या पाया जाता है, नाभिक पाया जाता है। तो विद्यार्थियों यहाँ हमने इसका नाम दे लिया है नाभिक। ठीक है, देखिए ये जो पॉइंट बना रहे हैं, ये पॉइंट एक दूसरे से जुड़ते हुए मैं यहाँ बताता जा रहा हूँ कि परमाणु गोल होता है। साफ गोल लिख लिया हमने, यहाँ बना दी आकृति गोलाकार। फिर इसके मध्य में नाभिक पाया जाता है। ये गोल था और इसके मध्य में यहाँ क्या पाया गया, नाभिक पाया गया। उसके बाद में तीसरा पॉइंट ये लिखेंगे कि नाभिक के चारों ओर कक्षाएं उपस्थित होती हैं। नाभिक के चारों ओर क्या उपस्थित होती हैं, कक्षाएं उपस्थित होती हैं। और इन कक्षाओं को किससे प्रदर्शित करते हैं, नाभिक के चारों ओर कक्षाएं पाई जाती हैं और इन कक्षाओं को K, L, M, N, O डैश डैश या प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4, 5 डैश से प्रदर्शित करते हैं। इन कक्षाओं को या तो KLMNO से प्रदर्शित कर सकते हैं या 1, 2, 3, 4, 5 से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों ये हमारा नाभिक था, ये परमाणु का जो नाभिक था, इस परमाणु के नाभिक के चारों ओर ये हमारी पहली कक्षा हो गई, इसके आगे ये दूसरी कक्षा हो गई, ये इसके आगे ये तीसरी कक्षा हो गई, इसके आगे ये चौथी कक्षा हो गई, फिर ये पांचवी कक्षा हो गई, फिर आगे ये छठवीं कक्षा हो गई। इस प्रकार से कक्षाएं उपस्थित होती हैं और इन कक्षाओं को KLM, जैसे यहाँ ये पहली कक्षा हो गई, इसको K से प्रदर्शित कर दिया या प्राकृत संख्या 1 से प्रदर्शित कर दिया। फिर आगे हमने L से प्रदर्शित कर दिया या 2 से प्रदर्शित कर दिया, फिर M से प्रदर्शित कर दिया या 3 से प्रदर्शित कर दिया, फिर N से प्रदर्शित कर दिया या 4 से प्रदर्शित कर दिया, फिर O से प्रदर्शित कर दिया या 5 से लिख दिया, और या फिर P से प्रदर्शित कर दिया या 6 से लिख दिया। ऐसे लगातार रूप से ये कक्षाएं पाई जाती हैं चारों तरफ। और इन कक्षाओं में, ये जो कक्षाएं हैं, इन कक्षाओं में आपको ये पूछे कि इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन यदि पूछा जाए तो कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो होती है 2n²। अर्थात यहाँ जो ये n है, ये n है कक्षा की संख्या। n यहाँ क्या है, कक्षा की संख्या। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको कोई भी पूछा कि बेटा कोई परमाणु था और इस परमाणु में 6 कक्षाएं, परमाणु में जो कक्षाएं थी ये कितनी थी, 6 थी। तो 5वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। आपको पूछ लिया 6 कक्षाएं थी और 5वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। तो यहाँ देखिए हमारे पास ऑलरेडी सूत्र दे रखा है इलेक्ट्रॉन निकालने का, कि इलेक्ट्रॉन निकालने का सूत्र है 2n², जहाँ n क्या है, कक्षा की संख्या, और कक्षा की संख्या कितनी दे दी, 5। तो बेटा यहाँ n की जगह क्या रख लेंगे, 5 रख लेंगे। तो 2 गुणा 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर आप सभी को आता है कितना होता है, 25 होता है। तो 2 गुणा 25, और 2 को 25 से गुणा किया तो कितने आ गए, 50 इलेक्ट्रॉन। अर्थात विद्यार्थियों हम कह सकते हैं कि जो 5वीं कक्षा है, इस 5वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 50 होती है। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक यहाँ अभी बताए हैं मैंने कि परमाणु का जो आकार होता है वो गोलाकार होता है। इसमें परमाणु के मध्य में नाभिक पाया जाता है और नाभिक के चारों ओर कक्षाएं उपस्थित होती हैं जिनको KLMN या 1, 2, 3, 4, 5 से प्रदर्शित करते हैं। फिर आगे देखिए, जो परमाणु होता है, इस परमाणु में 3 मूल कण उपस्थित होते हैं। परमाणु में 3 मूल कण उपस्थित होते हैं। अब ये कौन कौन से उपस्थित होते हैं, तो सबसे पहला है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है न्यूट्रॉन, तीसरा है प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, जिसमें देखिए विद्यार्थियों ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन का ध्यान रखना कक्षाओं में पाया जाता है।
ये इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पाया जाता है? कक्षाओं में पाया जाता है। दूसरा यहाँ क्या है? न्यूट्रॉन। ये जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, ये दोनों न्यूट्रॉन और जो प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक में पाए जाते हैं। जो परमाणु का नाभिक होता है, इस नाभिक में क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जबकि इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जा रहा है? कक्षाओं में, अर्थात ये नाभिक है तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया गया। जबकि कक्षाओं में क्या पाया जा रहा है? इलेक्ट्रॉन। जैसे यहाँ देखो पहली कक्षा है, तो पहली कक्षा के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या तो 2n², जहाँ n बराबर कितना है? 1 है, तो 2 गुणा 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, तो 2 गुणा 1 बराबर 2। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो पहली कक्षा है इसमें केवल और केवल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ ये 1 इलेक्ट्रॉन और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से कक्षाओं में क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन। जबकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ पाए जाते हैं? नाभिक में पाए जाते हैं। तो ये छोटी सी आपकी संरचना थी परमाणु की, कि परमाणु का आकार कैसा होता है, तो आप कह दोगे कि गोलाकार होता है। परमाणु के मध्य में क्या पाया जाता है? नाभिक पाया जाता है, और नाभिक के चारों ओर क्या पाई जाती हैं? कक्षाएं पाई जाती हैं, जिनको K, L, M, N, O या 1, 2, 3, 4, 5 से प्रदर्शित करते हैं। और इन कक्षाओं में, जो नाभिक के चारों ओर या परमाणु में जो कक्षाएं पाई जा रही हैं, इन कक्षाओं में क्या उपस्थित होते हैं? इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। जहाँ इनकी जो संख्या होती है, कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, ये कितनी होती है? 2n² होती है, जहाँ n बराबर क्या है? कक्षा की संख्या। फिर आगे देखते हैं कि परमाणु में केवल 3 मूल कण पाए जाते हैं। वो कौन कौन से पाए जा रहे हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, जिसमें ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किस में पाया जा रहा है? कक्षाओं में पाया जा रहा है। जबकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन किस में पाए जाते हैं? नाभिक में पाए जाते हैं। और ये आपकी परमाणु की संरचना, छोटा सा टॉपिक था। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। आगे हम टॉपिक देखते हैं। आगे का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज। मैं साथ यहाँ बता रहा हूँ। यहाँ हम ले लेते हैं इलेक्ट्रॉन, यहाँ ले लेते हैं हम प्रोटॉन, और यहाँ ले लेते हैं न्यूट्रॉन। तीनों को एक साथ देखते हैं। देखिए भाई, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो सबसे पहला है खोज, कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज किसने की और न्यूट्रॉन की खोज किसने की। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी वो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज यहाँ स्टूडेंट किसने की? जे थॉमसन ने की। आगे प्रोटॉन की खोज की देखते हैं। तो प्रोटॉन की खोज की थी आप ही की तरह एक महान वैज्ञानिक थे, गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने प्रोटॉन की खोज की थी। फिर बाद में न्यूट्रॉन की देखते हैं। तो न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने की। ये हमारा पहला टॉपिक हो गया। दूसरा टॉपिक यहाँ देखते हैं आवेश, कि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है और न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है। तो देखिए भाई, आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। अब देखो, 2 प्रकार के थे, इनमें से एक आवेश को चुरा करके लेके चला गया इलेक्ट्रॉन, और वो आवेश था ऋणावेश। 2 प्रकार के आवेश थे, जिसमें से एक को चुरा के लेकर के भाग गया। कौन भाग गया? इलेक्ट्रॉन भाग गया। और वो कौन से आवेश को लेकर के भागा? वो भागा ऋणावेश को लेकर के। अब एक आवेश बच गया, कौन? धनावेश। और उस धनावेश को चुरा करके लेके चला गया
प्रोटॉन। दोनों आवेशों को चुरा के लेके चले गए, एक आवेश को ले गए इलेक्ट्रॉन और एक को लेकर के चला गया प्रोटॉन। दो ही थे, अब कितने बच रहे? 0। अर्थात यह न्यूट्रॉन के पास, बेचारा भोला ढाला व्यक्ति था और इसके पास कुछ नहीं बचा और केवल क्या बचा? शून्य आवेश बचा। कैसा आवेश बचा? शून्य आवेश। अर्थात जो न्यूट्रॉन होता है, ये न्यूट्रॉन प्रकृति में कैसा होता है? उदासीन होता है। अपना जो नेचर है, ये नेचर कैसा रखता है? उदासीन रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि दो आवेश थे, दोनों आवेशों को इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन चुरा करके लेके चले गए। तीसरा टॉपिक यहाँ लेते हैं, आवेश की मात्रा। कि चलो साहब, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन चुरा कर तो लेके चले गए, लेकिन कितने थे लेके गए ये तो बताओ एक बार हमें। तो वो आवेश की मात्रा देखो। तो इलेक्ट्रॉन की जो आवेश की मात्रा थी, वो आपको पता है कि ऋणावेश है, इसलिए मैंने यहाँ ऋणावेश लिख लिया। और मात्रा जो थी वो थी 1.602 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। आवेश की मात्रा यहाँ इलेक्ट्रॉन पर जो ऋणावेश था, ऋणावेश की मात्रा कितनी हो गई? 1.602 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। फिर यहाँ प्रोटॉन की देखते हैं, तो प्रोटॉन पर कैसा आवेश है? धनावेश है। और इस धनावेश की जो मात्रा थी वो कितनी थी? तो 1.62 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। अर्थात यहाँ देखिए, इलेक्ट्रॉन पर भी वही आवेश है और प्रोटॉन पर भी आवेश की मात्रा वही है। फर्क कितना है? केवल माइनस और प्लस का। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश पाया जाता है, जबकि प्रोटॉन पर धनावेश। और न्यूट्रॉन पर कितना पाया जाता है? 0 आवेश पाया जाता है। उसके बाद में चौथा टॉपिक यदि हम लेना चाहें तो यहाँ ले सकते हैं द्रव्यमान। कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। तो यहाँ देखिए, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 9.1 गुणा 10⁻⁻31 kg। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणा 10⁻⁻31 kg। और प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है, ये प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 गुणा 10⁻⁻28 kg। 1.67 गुणा 10⁻⁻28 kg। और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, वो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी कितना होता है? 1.67 गुणा 10⁻⁻28 kg। फिर पांचवा पॉइंट यदि हम ले, तो पांचवा पॉइंट ले सकते हैं उपस्थिति। उपस्थिति का मतलब, जैसा कि मैंने आकार में आपको बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं परमाणु में, प्रोटॉन कहाँ पाए जाते हैं और न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं। तो यहाँ देखिए, इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, उपस्थिति देखते हैं। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं कक्षाओं में। कहाँ पाए जा रहे हैं? कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। फिर प्रोटॉन की बात करते हैं, तो प्रोटॉन किस में पाए जाते हैं? तो आप कह दोगे कि प्रोटॉन नाभिक में पाए जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के लिए भी आप बहुत ही सही प्रकार से कह सकते हैं कि न्यूट्रॉन भी कहाँ पाए जाते हैं? नाभिक में पाए जाते हैं। अर्थात यहाँ आपकी जो इलेक्ट्रॉन की खोज थी, प्रोटॉन की खोज थी और न्यूट्रॉन की खोज थी, या प्रकृति थी, या द्रव्यमान था, या आवेश था, वो सभी मैंने बता दिया है। एक बार मैं दोबारा बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की। फिर देखें आवेश, तो इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, प्रोटॉन पर धनावेश होता है और न्यूट्रॉन पर शून्य आवेश होता है। अर्थात किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता। फिर इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश हो रहा है, न्यूट्रॉन पर कितना आवेश है और प्रोटॉन पर देखो तो आवेश की मात्रा देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश पाया जा रहा है और वो कितना पाया जा रहा है 1.602 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम, जबकि प्रोटॉन पर प्लस का आवेश पाया जा रहा है और वो कितना पाया जा रहा है
1.602 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम और न्यूट्रॉन पर 0 आवेश पाया जाता है। फिर बात करें द्रव्यमान की, तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 9.1 गुणा 10⁻31 kg। प्रोटॉन का द्रव्यमान जो होता है वो होता है 1.67 गुणा 10⁻28 kg। और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है 1.67 गुणा 10⁻28 kg। फिर उपस्थिति देखते हैं, तो उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में पाया जाता है, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन पाया जा रहा है और परमाणु के नाभिक में ही क्या पाया जा रहा है, न्यूट्रॉन पाया जा रहा है। और ये छोटा सा टॉपिक जो आपका परमाणु था वो यहाँ तक परमाणु की संरचना तक कंप्लीट हो चुका है। तो विद्यार्थियों, उम्मीद है कि आपको ये छोटा सा टॉपिक पसंद आया होगा। तो पसंद आया है तो देर किस बात की, मतलब कहने का मतलब क्या समझ गए होंगे वैसे तो, कि यदि आपके अपने इस YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियोज़ को लाइक करें। और साथ ही यदि कोई प्रॉब्लम आ रही हो या किसी नए टॉपिक को आपको पढ़ना है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।